हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 13 से। इसमें अगर आप ध्यान दें तो लिखा हुआ है कि लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर फील्ड एफ शो दैट डाइम v इज इक्वल टू 4। यानी जो स्पेस है वो 2x2 मैट्रिसेस का, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ 2x2 ऑर्डर बाय एग्जिबिटिंग ए बेसिस फॉर v कंटेनिंग 4 वेक्टर्स। यानी शो करना है आपको एक ऐसा बेसिस जिसमें 4 एलिमेंट हो, ठीक है, और डायमेंशन 4 फिर आ ही जाएगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो देखिए लेट v इक्वल टू ए बी सी डी, और ए बी सी डी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? फील्ड में। एक्चुअली ये 2x2 मैट्रिक्स है, राइट। इसमें आप ए बी सी डी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्रिएट कर सकते हैं। जिसमें नल मैट्रिक्स भी होगी, अगर ए की वैल्यू 0, बी की 0, सी की 0 और डी की 0। नल मैट्रिक्स भी हो सकती है, यूनिट मैट्रिक्स भी हो सकती है, जितना चाहे मैट्रिक्स से आप जनरेट कर ले फील्ड के एलिमेंट्स पुट करके। तो कोई एलिमेंट अल्फा लिया, अल्फा एक्चुअली में कोई मैट्रिक्स ए भी लिख सकते थे हम लोग, एक मैट्रिक्स ए ले लिया या अल्फा ले लिया, और ए बी सी डी की बजाय हमने एक्स वाई जेड टी ले लिया। और चाहे तो यहाँ पर ए बी सी डी भी लिख सकते थे, एक्स की जगह ए, वाई की जगह बी, और जेड की जगह सी, और टी की जगह डी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पर फील्ड का एलिमेंट मेंशन कर देंगे, एक्स वाई जेड टी बिलोंग्स टू एफ। अब यहाँ पर आप देखिए एक्स है तो एक्स ये लिख सकते हैं, एक्स टाइम्स दिस मैट्रिक्स, वाई टाइम्स दिस मैट्रिक्स। वाई अपनी इस पोजीशन पे है, एक्स इस पोजीशन पे है, बिकॉज यहाँ पर देखा जाए तो 4 वेरिएबल हो रहे हैं आपके पास, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है और एक टी है, सॉरी। तो यहाँ पर जेड आपका आ गया, जेड यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है, यानी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है आपकी, ठीक। और यहाँ पर देखिए तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में ये 1 और यहाँ टी ले लिया चूंकि यहाँ पर था। तो कितनी मैट्रिक्स यूज हो रही है देखा जाए तो एक मैट्रिक्स, 2, 3 और 4, ये 4 मैट्रिसेस हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एनी मैट्रिक्स ऑफ वी कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 मैट्रिसेस। इसे लीनियर कॉम्बिनेशन भी कहते हैं कि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया एक मैट्रिक्स को 4 मैट्रिक्स में। तो इन चारों मैट्रिक्स को हमने यहाँ कलेक्ट कर लिया सेट बी में, और कह सकते हैं कि V इज स्पैन बाय दिस, यानी जितनी भी V में मैट्रिसेस होंगी वो इन्हीं चारों मैट्रिसेस से बनी हुई होंगी। क्लियर? यानी 4 ही मैट्रिक्स रिस्पॉन्सिबल हैं एक प्रकार से इस पूरे V को जनरेट करने के लिए। यानी ये भी कह सकते हैं कि V इज जनरेटेड बाय B। V जो हमारा ये है V, वो जनरेट हो रहा है किससे? B से, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ V इज एक्सप्रेसिबल एज a linear combination of the elements in B, that is alpha 1, alpha 2, alpha 3 and alpha 4. दिस सेट बी विल बी बेसिस इफ एल आई। देखिए डेफिनेशन के मुताबिक ये बेसिस बन जाएगा अगर ये एल आई हो जाए, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो उसके लिए आपको पता है हम लोग कैसे लिखते हैं, शुरुआत में याद होगा C1 अल्फा 1, C2 अल्फा 2 और C3 अल्फा 3 प्लस C4 अल्फा 4 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये लिख लेते हैं, और यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की आपने वैल्यू पुट कर दी, और इसके बाद 0 वेक्टर मतलब नल मैट्रिक्स। और जब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो आपके C1 C2 C3 जो है वो 0 आ जाएंगे फॉर एवरी CI बिलोंगिंग टू F, ठीक। फॉर CI बिलोंगिंग भी लिख सकते हैं I की वैल्यू 1 2 3 4। तो देखा जाए तो B में कितने एलिमेंट्स हैं? B में आपके 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक। देयर आर 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट हैं, और ये चारों के चारों मिलके B को स्पैन भी कर रहे हैं, तो इसलिए डायमेंशन जो होगी इसकी वो 4 हो जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ B इज 4, ठीक। आई थिंक ये समझ में आ गया। अब स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स जैसा कि लिखा हुआ है तो ये वो ज्योमेट्री नहीं है जैसे ही कोऑर्डिनेट्स आप पढ़ते हैं, इसमें एक्चुअली स्केलर्स होते हैं किसी भी वेक्टर अल्फा के रिगार्डिंग, ठीक। किस तरीके से, ये देखिए डेफिनेशन में है, लेट V बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, लेट B इज इक्वल टू अल्फा 1 टू अल्फा n बी एन ऑर्डर्ड बेसिस फॉर V। ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब होता है कि अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा n तक के जो वेक्टर्स हैं इसके अंदर, n वेक्टर्स, वो एक अपनी अपनी डिफिनिट प्लेस पर हैं। यानी अल्फा 1 को अल्फा 2 से रिप्लेस नहीं कर सकते, अल्फा 2 को अल्फा 1 से नहीं कर सकते। अल्फा 1 अपनी पोजीशन पे रहेगा, पहला वेक्टर है। अल्फा 2 दूसरा है तो दूसरी जगह रहेगा, तीसरा है तो तीसरी जगह रहेगा। ये ऑर्डर्ड बेसिस है, उसी ऑर्डर में लिखे जाएंगे जिस ऑर्डर में प्रोवाइडेड होंगे, ठीक। तो ये बेस बी क्या बना रहा है? बेसिस किसका? वी का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वेक्टर स्पेस वी है, इसमें अल्फा बीटा गामा एलिमेंट्स हैं, और बी जो बेसिस है इसमें एलिमेंट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा n। तो ईच वेक्टर ऑफ v इज एक्सप्रेसिबल एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
वेक्टर्स इन बी। बी कैसा होगा, क्योंकि ये बेसिस है तो इसकी दो प्रॉपर्टी होंगी कि आपका v इज इक्वल टू एल बी, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बी, और आपका b कैसा होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा। तो बताइए बेसिस के बारे में आपको। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट का क्या सेंस है पहले बताते हैं, फिर डेफिनेशन पढ़ाएंगे आपको। देखिए जैसे ये अल्फा है तो अल्फा को आप एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, श्योर है, सर्टेन है कि लिखा जा सकेगा। क्यों? क्योंकि बी हमारा बेसिस है। तो जब भी आप क्लेम करेंगे कि वेक्टर स्पेस बी है और बेसिस बी है, तो आप ये भी क्लेम कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, आप ये भी लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट स्केलर्स x1, x2, xn बिलोंगिंग फील्ड सच दैट, मतलब ये स्केलर्स जरूर एग्जिस्ट करेंगे। किस तरह के? जो अल्फा को लीनियर कॉम्बिनेशन में ले आएंगे, किसमें? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n में। यानी कि x1 अल्फा 1, x2 अल्फा 2 से लेकर के xn अल्फा n तक का लीनियर कॉम्बिनेशन बन ही जाएगा। यानी हम ये क्लेम करते हैं कि देयर एग्जिस्ट स्केलर्स x1, x2, xn बिलोंगिंग f। ये जो आप देख रहे हैं, जो स्केलर्स यूज हुए हैं, यानी जिन्होंने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया इसके अल्फा प्रोड्यूस करने के लिए अल्फा 1, अल्फा 2 के साथ, वो स्केलर्स कौन से हैं? x1, x2 और xn। इन्हीं स्केलर्स को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं, राइट। और कोऑर्डिनेट को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे अल्फा लिख करके बी लिख दिया, कभी कभी हम इसको कैपिटल एक्स लिखते हैं, और कॉलम में भी लिखते हैं, जैसे कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं x1, x2, और हमने यहाँ पर xn लिख दिया, ठीक। समटाइम्स हम इसको हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से x1, x2 डॉट डॉट xn, लेकिन उस स्थिति में हमें डैश लगाना होता है, ट्रांसपोज। एक्चुअली इस डैश का मतलब होता है टी, ऊपर टी, मतलब ट्रांसपोज लिख लिया, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट जो है वो वेक्टर्स टू वेक्टर वेरी करता रहेगा। जैसे भी आपने अल्फा को यहाँ पर कॉम्बिनेशन में लिखा तो x1, x2, xn हो गया। अगर अब हम यहाँ पर बीटा को लिखें थोड़ी देर के लिए, अगर हम सपोज करिए बीटा के बारे में लिख रहे होते, बीटा ले लिया जाए, बीटा बिलोंगिंग बी, तो हम क्लेम कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट y1, y2 एंड yn इन फील्ड सच दैट। अब क्या होगा कि बीटा विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन। किस तरीके से? y1 अल्फा 1, y2 अल्फा 2 अप टू yn अल्फा n। बेसिस के वेक्टर्स तो नहीं चेंज होंगे, वो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n ही रहेंगे, लेकिन ये स्केलर चेंज हो जाएंगे। x1, x2, xn की जगह y1, y2, yn आ गए। स्केलर क्यों चेंज हुए? क्योंकि जब हम अल्फा को कॉम्बिनेशन में ला रहे थे तो स्केलर्स x1, x2, xn थे। अब हम बीटा को लीनियर कॉम्बिनेशन में ला रहे हैं तो हमारे स्केलर्स y1, y2, yn हो जाएंगे, ठीक। तो अब हम जैसे लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे बीटा, बीटा बी। नीचे जो बी लगा रहे हैं ये क्यों लगा रहे हैं? ये बेसिस बी है इसलिए लगा रहे हैं। ये अल्फा में हमने जो बी लगाया वो क्यों लगाया? बेसिस बी के लिए। अगर बेसिस भी चेंज हो जाता, बी डैश हो जाता, तो हम यहाँ पर बी डैश कर देते, क्योंकि बेसिस भी चेंज हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको कैपिटल वाई लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम वैल्यू आपकी y1, y2 और yn लिख सकते हैं, ठीक। बेसिस चेंज होंगे तो बी डैश हो जाएंगे। तो ये कुल मिला करके एक आइडिया हमने आपको दिया कि कोऑर्डिनेट की। अब देखिए एक जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन है बुकिश या नोट्स की, वो इस तरीके से, बाय एन ऑर्डर्ड बेसिस वी मीन दैट द वेक्टर्स ऑफ बी हैव बीन प्लेस्ड इन सम वेल डिफिनिट वे। ये मतलब हुआ ऑर्डर्ड का। that is the vectors occupies the first, second, nth place in the set B are fixed. Clear? Let alpha belonging V, then there exists unique, देखिए claim किया है, then there exists unique scalars x1, x2, xn in F, x1, x2, xn in F such that alpha equal to x1 alpha 1, x2 alpha 2 प्लस xn अल्फा n तक, यानी जरूर से जरूर स्केलर्स मिलेंगे, सो दैट कि वी कैन पुट अल्फा एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन B. So we can write it also I equal to, एक्चुअली यह होना चाहिए I equal to 1 से लेकर के n तक xi अल्फा। ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है या सिग्मा नोटेशन है, क्लियर। द यूनिक n टपल्स, ये यूनिक होंगे क्योंकि x1 जो अल्फा 1 के साथ आएगा, x2 अल्फा 2 के साथ आएगा। अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं, अल्फा 2 पहले कर दें और अल्फा 1, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक। तो इसीलिए इनको यूनिक कहा जा रहा है। यूनिक एन टपल्स x1, x2, xn आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अल्फा। ये किसके कोऑर्डिनेट्स है? ये ध्यान रखना, अल्फा के हैं, रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस। ये भी कहा जाता है कि किसके रिस्पेक्ट में है या किसके रिलेटिव में है, रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस बी। एंड n क्रॉस 1 मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स एक्चुअली में n क्रॉस 1 है, n रो है और 1 कॉलम है, डिनोटेड बाय अल्फा बी डिफाइंड बाय x
x1 x2 डॉट डॉट xn इक्वल टू अल्फा बी, इसको अल्फा बी भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ऑफ अल्फा इन ऑर्डर्ड बेसिस बी और रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस बी, रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस बी कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ऑफ अल्फा कहा जाता है। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल 14। देखिए इसे पूछा जा रहा है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर 2 1 माइनस 6 ऑफ R3। तो कोऑर्डिनेट इसमें किसका निकालना है, 2 1 माइनस 6 का ऑफ R3 रिलेटेड टू द बेसिस अल्फा 1। बेसिस जो दिए हुए हैं आपको, जैसे कि बेसिस से बी लेते हैं, उस पे 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 की वैल्यू, अल्फा 2 की वैल्यू और अल्फा 3 की वैल्यू। यानी कि अल्फा जो यहाँ पर आपका है जिसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं उसकी वैल्यू है 2 1 माइनस 6 रिलेटेड टू द बेसिस बी। तो सिंपल है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन रखेंगे और जो x1 x2 x3 की वैल्यू आएगी वही कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वैसे तो मैट्रिसेस फॉर्म में ही करके इसको सॉल्व करना चाहिए। देखिए टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर 2 1 minus 6 related to the ordered basis alpha 1 alpha 2 alpha 3, we shall express the vector alpha 2 1 minus 6 as a linear combination of the vectors alpha 1 alpha 2 alpha 3। अल्फा को हम लोग रखेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 में। लेट x1 x2 x3 be scalars in R such that, अब वही स्केलर्स ले लिए हम लोगों ने, सच दैट अल्फा इक्वल टू x1 अल्फा 1 प्लस x2 अल्फा 2 प्लस x3 अल्फा 3, वैल्यू पुट कर दी अल्फा की 2 1 माइनस 6 x1 अल्फा 1 की और x2 और फिर x3 अल्फा 3 की। और ये आप अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आपको पता है, x1 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे सारे टपल्स में, x2 मल्टीप्लाई कर देंगे और x3 कर देंगे। ठीक, और जब इन्हें आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 2, पहला टपल से मिलेगा ये। और एक आपके पास आएगा x3 पे, देख लो जरा क्या बन रही है इक्वेशन, शायद इनकम्प्लीट लग रहा है कुछ यहाँ पर। ये हो जाएगा x1 और 2x1 राइट, और यहाँ बनेगा आपके पास 3x2 माइनस x2 और 0 और यहाँ पर x3 है तो 2x3 0 माइनस x3 राइट। अब अगर आप इसको ऐड भी करते हैं तो x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3, ठीक है, ये कॉमा आएगा, यहाँ पर ये चीज नहीं आएगी, यहाँ पर ये कॉमा आएगा और ये हो जाएगा x1 माइनस x2 और इसके बाद आएगा आपके पास 2x1 माइनस x3 राइट, ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर इनकम्प्लीट है, ये तो 2 हो जाएगा और ये एक्चुअली में यहाँ पर x1 माइनस x2 आ रहा है, x1 इसका हो जाएगा और x2 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो दैट शुड बी, ये लग रहा है गलत हो रहा है, यहाँ पर x1 माइनस x2 की वैल्यू आपके पास जो है वो 1 आ जाएंगी। ठीक है, और 2x1 माइनस x3 की वैल्यू आपके पास माइनस 6 हो जाएगी। हो सकता है इन दोनों को लास्ट वाली सॉल्व करके वो लिखी गई हो, नो प्रॉब्लम। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तीनों को तो अल्टीमेटली आपको x1 x2 और x3 की वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएंगी। ठीक है, और यही वैल्यूज आपकी जो है कोऑर्डिनेट कहलाएंगी। इन्हें नॉर्मल भी लिख सकते हैं और मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसमें एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए एक्सरसाइज की है, थोड़ी छोटी प्रॉब्लम है, जल्दी हो जाएगी। 9 में है कि प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V इज आल्सो ए सब स्पेस। क्या करें कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस, यानी यहाँ 2 सब स्पेस लेने हैं और उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो भी सब स्पेस होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए इसको हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं आपको कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस इज अगेन ए सब स्पेस। तो लेट V बी ए फाइनाइट dimensional vector space and w1 comma w2 are two subspaces of V। ठीक है, we have to show या proof w1 intersection w2 is also सबस्पेस ऑफ V, राइट, ये आपको यहाँ पर दिखाना है।
तो एक बात आप नोटिस करिए कि W1 और इंटरसेक्शन W2, देखिए मैं इसको दो तरह से करा देता हूँ, एक स्ट्रक्चर से आपको और एक मैथमेटिकल अप्रोच, दोनों आप सीख लेंगे। जो मैथमेटिकल अप्रोच होगी वो एग्जाम में आपको लिखनी होगी, ठीक। तो यहाँ पर एक पहले स्ट्रक्चर से हम बता रहे हैं कि अगर आपके पास V एक वेक्टर स्पेस है स्ट्रक्चर वाइज, और W1 सब स्पेस है और W2 भी सब स्पेस है, तो देखिए अगर इसमें एक एलिमेंट अल्फा है तो यहाँ जीरो वेक्टर भी होगा, ठीक है। इसमें जीरो वेक्टर कंफर्म है, जीरो वेक्टर इसमें भी कंफर्म है। अभी हम और वेक्टर्स की बात कर रहे हैं आपसे। W1 इंटरसेक्शन W2 में भी क्या होगा कि एटलीस्ट दोनों का कॉमन वेक्टर जीरो वेक्टर जरूर बिलोंग करेगा, ठीक। अब ये सबसे छोटा है W1 इंटरसेक्शन W2, तो इसमें दो एलिमेंट्स अपनी तरफ से हमने सपोज कर लिए, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स W1 इंटरसेक्शन W2। अब ये W1 इंटरसेक्शन W2 सब स्पेस कब बनाएगा, जब C अल्फा प्लस बीटा इसमें बिलोंग कर जाए। अभी बिलोंग किया नहीं है, हमें शो करना है, क्योंकि आपने इसका क्राइटेरिया पढ़ा था, थ्योरम पढ़ी थी, व्हेन C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक। तो इसको दिखाना है, अभी कैसे दिखाएंगे इसका प्रोसेस देखिए। अल्फा बीटा दो एलिमेंट आपके W1 इंटरसेक्शन W2 में है, तो वो W2 में भी रहे होंगे और W1 में भी रहे होंगे, तभी तो इंटरसेक्शन में आए होंगे, क्लियर। अब जब अल्फा बीटा आपका यहां पर है तो इस जगह C अल्फा प्लस बीटा भी तो बिलोंग करेगा इसमें W1 में, क्यों, क्योंकि W1 तो हमारा सब स्पेस है। उसी प्रकार से अल्फा बीटा अगर W2 में है तो C अल्फा प्लस बीटा तो W2 में भी होगा। अब ऑब्जर्व करिए, C अल्फा प्लस बीटा W1 में है, C अल्फा प्लस बीटा W2 में है, तो C अल्फा प्लस बीटा कंफर्म है कि W1 इंटरसेक्शन W2 में आ जाएगा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 विल बी सब स्पेस ऑफ V। अब इसी बात को अगर एग्जाम में लिखना हो तो ऐसे तो समझा नहीं पाएंगे, तो वहां लिखेंगे लेट W1 and W2 are sub spaces of V. Also W1 intersection W2 is non-empty, ये नॉन एम्प्टी हो जाएगा। That is W1 intersection W2 is equal to 0. Here now let alpha comma beta belongs W1 intersection W2। ये इंप्लाई करेगा कि अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स W1, देयरफॉर C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स W1। क्यों, सिंस W1 इज सब स्पेस ऑफ V फॉर एवरी C बिलोंगिंग टू फील्ड, एंड जब अल्फा बीटा आपका यहां बिलोंग करेगा किसमें, W2 में, क्योंकि ये तो अल्फा बीटा दोनों में होगा, तो ये भी इंप्लाई करेगा या देयरफॉर लिख सकते हैं कि C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स W2 फॉर एवरी C बिलोंगिंग F, सिंस क्यों W2 इज सब स्पेस ऑफ V। अब अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 implies C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स W1 इंटरसेक्शन W2। Thus for every alpha comma beta belonging W1 intersection W2 and C belonging F, क्या इंप्लाई कर रहा है, इंप्लाई कर रहा है कि C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स W1 इंटरसेक्शन W2, hence W1 intersection W2 sorry is also सब स्पेस ऑफ V, ठीक। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे।